वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम तीसरा पाठ जरा मुस्कुराइए पढ़ेंगे। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करे। तो हम यहाँ पे जो चुटकुले दिए गए हैं वो आज हम पढ़ेंगे। मालिक किराएदार से। किराएदार यानी कि जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह। तो मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार बोलता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। मालिक भाड़ૂતને કહે છે, તમે મને ભાડું કેમ નથી આપતા? ભાડૂત કહે, તમે જ તો કહ્યું હતું કે આને તમારું જ ઘર સમજજો। दूसरा, सोनू का सिर फट गया। सोनूનું માથામાં ઈજા થઈ। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? डॉक्टर सोनू ने कहे छे, आ केवी रीते थयुं? सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझे कहा गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। सोनू डॉक्टर से कहता है कि हूँ पत्थर वडे खीली ठोकी रह्यो हतो अने एक माणसे मने कह्युं, गधेरा क्यारेक तो खोपड़ीनो पण उपयोग करतो रहे। अब यहाँ पे ऐसा ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। जरा ऊंचा बोलो। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। दूसरा चुटकुला दिया है, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आगे का, मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्नो शू कहे छे पप्पा ने कि गई काले मैं रात्रे 1:30 वाग्या सुधी अभ्यास करियो। पिता कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिताजी शू कहे छे कि शाबाश दीकरा, परंतु रातना 11 वाग्या पछी तो आ आपड़ा मोहल्लानी लाइट जती रही हती। मुन्ना कहता है, सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्नो शू कहे छे कि साचुं, हूँ तो भणवामां एटलो मशगूल हतो कि मने खबर ज नहीं पड़ी। वैसा ही यही चुटकुला दिया गया है, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा है, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। आगे अभ्यास का पहला प्रश्न है, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। अब आपको आपकी नोटबुक में आपको जो चुटकुले पसंद हो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उसके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे हमें ढूंढने हैं और परिच्छेद में से और उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का था, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो मुहावरे कौन सा आया? आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो उसका वाक्य क्या आता है कि रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। दूसरा मुहावरा है कमर कस के यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। उसका वाक्य है, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। तो दूसरा मुहावरा है ईद का चांद। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिन बाद मिलना। उसका वाक्य है, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। आगे,
महेश आस्तीन का सांप निकला और अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी से नकल कर रहा था। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। तो उसका वाक्य है, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। अब नज़र चुराना वह भी मुहावरा है। नज़र चुराना यानी कि किसी का ध्यान न आए इस तरह काम करना। उसका वाक्य है, अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब हमें शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने हैं। तो पहला है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे तो क्या होता है कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा, एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा, लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो इसका जवाब क्या आता है कि मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचवा, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातवां, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। नौवां, पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10वां, लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। आगे का प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिए है हमें घर, तो घर में घर, तो उसका 4 वाक्य बनाया है। तो मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। वैसे हमें दूसरे वाक्य बनाने हैं शब्द के। तो पहला है बाग। तो बाग का पहला वाक्य है, बाग में फूल होते हैं। दूसरा, बाग में लड़के खेलते हैं। तीसरा, मैं रोज बाग में जाता हूँ। चौथा, यह बाग बहुत सुंदर है। आगे का दूसरा है नदी। तो नदी का वाक्य हम बनाते हैं। तो पहला, हम नदी में नहाते हैं। दूसरा, लोग नदी में तैरते हैं। तीसरा, नदी में नावें चलती है। चौथा, गंगा पवित्र नदी है। आगे दोस्त। तो दोस्त का पहला वाक्य है, गौरव मेरा दोस्त है। दूसरा, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। तीसरा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। चौथा, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। आगे चौथा, पसंद का पहला वाक्य है, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दूसरा, दीदी की पसंद चमेली का फूल है। तीसरा, माँ केवड़ा पसंद करती है। चौथा, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पांचवा, कहानी का पहला वाक्य है, मैं प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ रहा था। दूसरा, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। तीसरा, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। चौथा, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। प्रश्न नंबर 5, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको कहावत का अर्थ दिया गया है, उसे मैं उदाहरण देकर चर्चा करती हूँ। पहला, अक्ल बड़ी या भैंस। तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो उसका हमें
उदाहरण देकर चर्चा करना है। तो शिक्षक कहते हैं कि हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी में भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उसमें और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? तो आप जैसे कोई स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी बोलते हैं कि गुरुजी, कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता, रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में ही हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। तो हाँ, इसीलिए तो कहावत है, अक्ल बढ़िया भैंस। दूसरा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो गोपाल, क्या इस कहावत का अर्थ तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तो कि हाँ, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे और देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादाजी के हाथ और सिर पर गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तीसरा, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। उसका क्या मतलब है? अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। क्या तुमने ऐसा कोई कहावत दिया उदाहरण देखे? तो हाँ, तो मेरे चाचा जी फिल्मों में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी की फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लार्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुँह से ही कहावत सुनी थी, आप आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। चौथा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। तो हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वो अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? सच में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पांचवा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसे उसकी अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो उसका हम एक उदाहरण लेते हैं। तो अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले में से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा चुटकुला खत्म होता है और उसका अभ्यास खत्म होता है। अष्टू।